ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष पीजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत GOM203 पेपर अर्थात रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पेपर की यूनिट 5 के अंतर्गत एक विषय है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। आज हम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह विषय पीजी सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए उपयोगी है रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसे हम EPZ के शॉर्ट फॉर्म में भी जानते हैं। प्रश्न यह उठता है कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या है। देखिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक इकाई के रूप में वह क्षेत्र है जो वाणिज्यिक और औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है किसी देश के द्वारा, जिसका उद्देश्य है आर्थिक विकास। अगर हम पारिभाषिक शब्दों में देखें तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक इकाई के रूप में वाणिज्यिक और औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास के उद्देश्य से किसी देश द्वारा स्थापित किया जाता है। अर्थात सरल शब्दों में एक देश है जो एक ऐसा क्षेत्र स्थापित करता है जहां पर वाणिज्यिक और औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों बढ़ावा दिया जाएगा? क्योंकि आर्थिक विकास हो सके, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा हो सके, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हम लोग स्थान बना सके। लेकिन हम किस प्रकार से निर्यात को बढ़ावा देंगे, यह भी एक प्रश्न है। तो इसके लिए सरकार निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, राजकोषीय प्रोत्साहन देती है, कर में छूट देती है, निर्यात हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है, यानी कि उन्हें बुनियादी ढांचे, उन्हें उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित एक क्षेत्र प्रदान करती है। साथ ही साथ वो विभिन्न प्रकार के आयात शुल्क निर्यात वस्तुओं से संबंधित भी माफ कर देती है या मुक्त कर देती है, या किसी भी देश की नीति हो सकती है, वह नीति हर देश की अलग अलग हो सकती है। यह नीति संबंधित है निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए। संक्षेप में ये समझिए कि सरकार अपनी नीतियों के द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित कर रही है एक विशेष क्षेत्र में। थोड़ा सा हम इस पीछे जाकर के इसके इतिहास को देख लेते हैं। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र प्रकाश में आता है सबसे पहली बार 19वीं शताब्दी में सिंगापुर और हांगकांग के संदर्भ में मुक्त व्यापार के रूप में, परंतु यह 1970 में विशेष रूप से लोकप्रिय होता है। 1970 के दशक में, ये याद रखिएगा, 1970 के दशक में यह विशेष रूप से लोकप्रिय होता है, जबकि इसका औपचारिक रूप से 1930 में औपचारिक रूप से इसे देखा गया है। इसे आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 1930 के दशक में ही इसने औपचारिक रूप से अपनी जगह बना ली थी। परंतु 1965 में भारत का कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पे सबसे पहले EPZ यानी कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना हुई और भारत प्रथम एशियाई देश बना जिसने कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना की। तो यह 70 के दशक की बात हुई। अर्थात EPZ यानी कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र लोकप्रिय होता है 1970 के दशक से। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, क्यों यह
लाया गया या क्यों यह बनाया गया? सबसे पहला इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। दूसरा उद्देश्य है कि हम अपने देश में विदेशी और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित कर सकें। प्रोत्साहित कैसे करेंगे? विभिन्न नीतियों के द्वारा। सरकार की विभिन्न नीतियां प्रोत्साहन का कार्य करेंगे। इसका तीसरा उद्देश्य है कि हम अपने देश में किस तरीके से कुशल श्रम का विकास कर सकें। देखिए, निर्यात के लिए वस्तु का उच्च कोटि का होना आवश्यक है, निर्यात के लिए उत्पादन का अधिक होना आवश्यक है, और निर्यात के लिए यह भी आवश्यक है कि जो श्रम प्रयुक्त हो रहा हो वो कुशल हो रहा हो। इस तरीके से किसी भी देश में हम कुशल श्रमिक यानी कि स्किल्ड लेबर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारा जो लेबर है, उस जो वर्कफोर्स है, उसका जो अधिकांश हिस्सा हो वो कुशल हो, यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। यानी कि जो भी श्रमिक हों वो उस कार्य करने की अहर्ता रखते हैं। जैसे कि भारत के संदर्भ में, जैसे कि आप देखें कि वेल्डिंग करने वाला, ठीक, वेल्डिंग करना एक अलग बात है। जो सारे लोग वेल्डिंग करते हैं वो कुशल हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो अहर्ता रखते हो यह आवश्यक नहीं है। अहर्ता वो रखता है जिसने कि व्यावसायिक रूप से उस कौशल का प्रशिक्षण लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुशल श्रम का विकास करते हैं, एक ऐसे श्रम का विकास करते हैं जिसके श्रम के लिए उस श्रमिक ने प्रशिक्षण लिया। हम कुशल प्रबंधन को विकसित करते हैं कि किस प्रकार से एक प्रबंधक उत्पादन और उत्पाद से संबंधित समस्त अवयवों को मैनेज करता है, उनमें समायोजन स्थापित करता है। उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि हम टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के दृष्टिकोण से अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, कहीं और वो बेहतर टेक्नोलॉजी है, तो हम इस बात पे जोर देंगे कि हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के माध्यम से हम अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें। निश्चित रूप से निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से रोजगार का सृजन होता है, और जिस वस्तु का उत्पादन होता है वो वस्तु गुणवत्ता युक्त होती है। इस संपूर्ण क्षेत्र की यानी कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि इस संपूर्ण क्षेत्र को सरकारी लाभ जो मिल रहे हैं वो दीर्घकालीन मिलने वाले हैं। यानी कि जो राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो कर में छूट दी जा रही है, जो निर्यात हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जा रहा है, वो सारे लाभ दीर्घकालीन हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि निर्यात की वस्तुओं से जो आयात शुल्क होता है उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। इस क्षेत्र को उन्नत सुविधाएं प्रदान की जाती है, उन्नत बुनियादी ढांचे से इस क्षेत्र को सुसज्जित किया जाता है। यहाँ पे आयात और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उच्च कोटि का प्रबंधन होता है, और उच्च कोटि के साथ प्रबंधन के साथ साथ श्रम कौशल को भी विकसित किया जाता है, ताकि एक उच्च कोटि के उत्पाद का हम उत्पादन कर सकें। यानी कि जो हमारा उत्पाद हो वो गुणवत्ता युक्त हो, वो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना सके। इसलिए हम वस्तु की गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता नहीं करते हैं। क्षेत्र की कार्य पद्धति पर भी विचार कर लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके 3 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर में सरकार नीतियों का निर्माण करती है, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एपीजेड के लिए अपनी नीतियों को बनाता है। द्वितीय स्तर पे जो प्रस्ताव होते हैं उन प्रस्ताव के स्वीकृत होने की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ एक कमेटी होती है, एक बोर्ड होता है जो कि प्रपोजल्स के अप्रूवल का कार्य करता है। तीसरा स्तर वह होता है जहां पे डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है या प्रगति की आख्या प्रस्तुत की जाती है। इस ईपीजेड की कुछ हानियां भी हैं। हानियां यह है कि ईपीजेड का उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, परंतु यह देखा गया कि इससे प्रादेशिक असमान विकास या प्रादेशिक असमानता भी उत्पन्न हो रही है। जो क्षेत्र ईपीजेड से बाहर है वहां पे आर्थिक विकास की दर अलग है, और जो क्षेत्र ईपीजेड के अंतर्गत है वहां पे आर्थिक विकास की दर अलग है। इस प्रकार से यह देखा गया कि ईपीजेड द्वारा प्रादेशिक असमानता भी हो सकती है। भारत को अगर हम देखें
तो भारत में बहुधा हम कुशल श्रमिकों की अपेक्षा अकुशल श्रमिकों को अधिक देखते हैं। कुछ श्रमिक ऐसे भी होते हैं जो कार्य तो कुशलता का करते हैं, परंतु उनके पास उसकी अहर्ता या उसका प्रशिक्षण नहीं होता। जैसे कि आप लोग बहुधा देखते होंगे कि जो वेल्डिंग करता है, क्या उसके पास हर वेल्डिंग करने वाले के पास में क्या उसका प्रशिक्षण प्राप्त है? ऐसा नहीं है। तो यह अकुशल श्रमिकों के लिए जो रोजगार के अवसर हैं, या जो अकुशल श्रमिक महिला के रूप में है, जो उनके रोजगार के अवसर हैं, उनको बहुत संकुचित कर देता है, क्योंकि यह श्रम कुशलता पे जोड़ देता है, श्रम कौशल पे जोड़ देता है। तो इस तरीके से अकुशल श्रमिकों के बीच में बेरोजगारी बढ़ती है। साथ ही साथ श्रमिकों के हित की बात या श्रमिकों के हित का अनदेखा करने का भय और इसकी संभावना इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि कम मजदूरी दी जा रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि कार्य की दशाएं उपयुक्त ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कार्य की अवधि ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है कि जिन मशीनों पे वो काम कर रहे हो उसका रख रखाव अच्छी तरह से ना किया जा रहा हो। लेकिन इन सारी बातों के होने की संभावना और भय क्यों व्यक्त किया जा रहा है, इसका प्रमुख कारण यह है कि किसी भी प्रकार के श्रमिक संगठनों को यहाँ पे आंदोलन की कोई भी अनुमति नहीं होती। हम एक प्रतिस्पर्धा के जगत में होते हैं, जहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें अपनी लागतों को कम रखना होता है। तो इस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, इस प्रतिस्पर्धापूर्ण माहौल में हम अपनी लागतों को कम करते हैं, जिसके कारण श्रमिक या श्रम संबंधी जो हमारी उनके हितों से संबंधित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्रायः वो नहीं हो पाती। अगर हम भारत के प्रमुख EPZ को देखें तो कानपुर गुजरात, सांद्रापुंज महाराष्ट्र, फॉल्टा पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोची केरल, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के बाद वर्ष 2000 में इसकी समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद वर्ष 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की नीति, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति लेकर के सरकार आती है, जिसको अधिनियम का रूप दिया गया वर्ष 2005 में। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा अगला व्याख्यान विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात SEZ पर आधारित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।